नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 28 ऑफ द मई 2025 और जैसा कि आपको पता है हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं, उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज 28 ऑफ द मई। तो जैसा कि आपको पता है हम डेली जो डे सेलिब्रेट होता है हम उसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो आज कौन सा डे है? तो याद रखना, आज इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन्स हेल्थ सेलिब्रेट किया जाता है। यानी कि महिलाओं की हेल्थ से रिलेटेड है ना, उनकी सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड जो डे सेलिब्रेट होता है वो इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। 28 ऑफ द मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसी के साथ आज की पहली न्यूज। देखो, आज आपने द हिंदू के न्यूज़पेपर के अंदर एक आर्टिकल देखा होगा, इंडियाज न्यू अर्बन वरी। समझना, एक समय होता था है ना, और याद रखना ये जो आर्टिकल है ना, इस टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल ये लगभग चौथी या पांचवी बार आ रहा है। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो। तो समझना होता क्या है, देखो हमारे यहाँ पर हर किसी को याद रखना एक होता है आर्टिकल 21 है ना, राइट टू लिव। मैं हमेशा कहता हूँ ये हर किसी में काम आता है। ठीक है, इसके तो बहुत सारे हमारे पास इसके एक्सपोजर मिल जाएंगे, इसके यूज मिल जाएंगे। आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लिव, यानी कि सभी को जीने का अधिकार है। और राइट टू लिव के अंदर आता है कि उसको क्या होना चाहिए? हेल्दी एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। और जब उसको हेल्दी एनवायरनमेंट मिलेगा तो उसके अंदर उसको अच्छा खाना मिलना चाहिए। ठीक है, अच्छा उसको पानी मिलना चाहिए पीने को, और अच्छा उसे हवा मिलनी चाहिए सांस लेने को। ठीक है, तो ये सब अगर मिलेगा तो उसकी क्या अच्छी रहेगी? हेल्थ अच्छी रहेगी। यानी कि क्या हो गया? राइट टू हेल्थ भी हो गया। ठीक है, क्योंकि राइट टू हेल्थ होगा तभी तो क्या बनेगा? राइट टू लिव बनेगा। अगर सेहत अच्छी रहेगी तभी तो इंसान अच्छे से बन पाएगा। तो पहले हमारे इंडिया में क्या था, बहुत ज़्यादा ऐसा समझ लो कि लोगों के पास खाना नहीं होता था, भूखमरी होती थी ना, गरीबी होती थी। तभी तो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन किया, तभी तो जाकर हमारे यहाँ पर MS स्वामीनाथन जी ने हाइब्रिड बीज बनाए ना। उसके बाद भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन की बाढ़ आ जाती है ना। उसके बाद आपने वाइट रेवोल्यूशन सुना होगा जिसमें दूध का प्रोडक्शन बढ़ाया गया था। तो यहाँ से दो चीजें निकल के आई, एक तबका, एक वर्ग, एक ग्रुप सोसाइटी का ऐसा रह गया जो क्या रह गया? अंडर न्यूट्रिशन, यानी कि उसको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। और एक ऐसा हो गया जिसको ओवर न्यूट्रिशन, जिसको बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो आज हमारी सोसाइटी में, आज हमारे देश में, याद रखना ये सिर्फ ऐसा बात करने वाला टॉपिक नहीं, ये बहुत ही कह सकता हूँ कि चिंता वाला टॉपिक है ना। जैसे यहाँ पर लिखा है कि ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर मैं दुनिया में देखूं तो सबसे ज्यादा चाइना, देन USA और तीसरे नंबर पर इंडिया आता है, जिसके अंदर क्या हो रहा है? ओवर न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा है। ओवर न्यूट्रिशन का मतलब है कि एक तरफ मैल न्यूट्रिशन है, यानी कि लोगों को खाना नहीं मिल रहा। उसके लिए तुमने देखा होगा मिड डे मील स्कीम आई थी ना, मिड डे मील, ये इसीलिए तो आई थी कि जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे? खाना खाएंगे। कहाँ खाना खाएंगे? तो सरकार उन्हें खाना देगी, स्कूल में देगी। तो होगा क्या? बच्चा खाने के बहाने पहुंच जाएगा तो पढ़ भी लेगा, पढ़ाई के साथ खाना भी हो जाएगा, खाने के साथ पढ़ाई भी हो जाएगी। आगे चल के इसी का नाम बदल के PM पोषण कर दिया गया, जिसके अंदर उनको न्यूट्रिशन वैल्यू का खाना दिया जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये निकली कि जो अर्बन एरियाज है ना, जो शहर है, उनके अंदर जो मोटापा है, जो ओबेसिटी, वो बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, अब क्या हुआ? भारत तीसरे नंबर पे आ चुका है चाइना और USA के बाद में। तो एक ऐसा टॉपिक हो चुका है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इससे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ध्यान रखना। जैसे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, चलो वो डिस्कस करते हैं। और बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसको तो इस पर जरूर लेना। ठीक है, बहुत सारे ग्रुप्स के बारे में इस पर डिस्कशन किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप लोग बहुत ज्यादा नमक खाते हो ना, उसकी वजह से देखा होगा कि बहुत से लोगों को हार्ट अटैक वगैरह आ जाते हैं। तो हार्ट अटैक वगैरह आने का कोई रीजन ये नहीं होता कि खाना पीना, उसका स्ट्रेस, ये सारी चीजें उसमें फैक्टर होती हैं। तो जैसे एक स्लीप पैटर्न आपके अच्छे नहीं है तो आपको मोटापा, ओबेसिटी हो सकती है, ओवर न्यूट्रिशन आप में दिखेगा। ठीक है, स्नैक्स, आप बार बार कुछ ना कुछ स्नैक्स खाते रहते हो, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स किस में कन्वर्ट होती हैं? ओबेसिटी में। ठीक है, ओवर न्यूट्रिशन में चली जाती है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कब बना था? 7 अप्रैल, ठीक है, 1948। ठीक है, इसलिए 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे भी सेलिब्रेट करते हैं। इसकी भी एक रिपोर्ट कहती है, और क्या कहती है रिपोर्ट समझना, कि हमारे यहाँ पर जो अर्बन इंडिया, उसके अंदर जो क्राइसिस है वो बढ़ते जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, याद रखना ऐसी डिजीज को हम NCD कहते हैं, जो ट्रांसफर नहीं हो पाती हैं। समझ में आ रही है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वर रेस्पॉन्सिबल फॉर 74% ऑफ द ग्लोबल डेथ्स इन 2019।
2000 के अंदर याद रखना ये 61% लोगों की डेथ होती थी इन डिजीज से, लेकिन 2019 में आते आते 19 ईयर में आते आते 74% लोगों की डेथ किससे हो रही है, तो एनसीडी डिजीज से हो रही है, जो कि इसी की बात कर रहा है, समझ गए। और अगर आपने देखा होगा कि जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसका टारगेट है कि 2030 तक, याद रखना 2030 तक ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, है ना, यहां से पैसेज उठा लेगा और पूछ लेगा कौन सा टारगेट ये है कि मुझे एनसीडी से फ्री हो जाना है, तो याद रखना 2030। हालांकि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। जैसे उसके आगे इसके अंदर लिखा हुआ है कि जैसे अपने यहाँ पर तमिलनाडु है, तमिलनाडु के अंदर एक स्कीम चलती है मक्कालाई थेडी मथुरवन प्रोग्राम, डिजर्व मेंशन फॉर इट्स मल्टी सेक्टरल अप्रोच टू एनसीडी कंट्रोल फ्रॉम जनवरी 2024 से इसके अंदर 379,635 एम्प्लॉइज को इसके अंदर स्क्रीन किया गया, और उसके बाद उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया 8 किलोमीटर हेल्थ वॉक एंड ईट राइट चैलेंज। तो आपसे पूछ लेगा किसने चलाया था ईट राइट चैलेंज, तो सिंपल सा याद रखना, ठीक है। अगर बात की जाए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की, तो इसमें बताया गया कि जो ओबेसिटी है वो 7% है, कहां पर, जो कि 15 to 19 ईयर तक के बच्चे हैं, 32% है एज्ड 40 to 49 ईयर्स के अंदर, और द प्रिवलेंस ऑफ द ओवरवेट और ओबेसिटी राइजेस फ्रॉम 10% इन द लोएस्ट वेल्थ क्वांटाइल टू 37% इन द हाईएस्ट वेल्थ क्वांटाइल, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना। हमारे यहाँ पर एक FSSAI भी है, याद रखना FSSAI क्या करता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस FSSAI का एक्ट कब आया था, 2006 में, और इसकी फॉर्मेशन होती है 2008 में। इसने भी एक प्रोग्राम चला रखा है जिसका नाम क्या है, आज से थोड़ा कम। याद रखना, आपसे पूछ लेगा आज से थोड़ा कम ये किसका इनिशिएटिव है, तो याद रखना FSSAI का, यानी कि हमें थोड़ा कम खाना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि यूनिसेफ है ना, यूनिसेफ कुछ दिन पहले भी हमने पढ़ा था, जब बच्चों की ओबेसिटी के ऊपर एक पैसेज आया था, एक आर्टिकल को डिस्कस किया गया था, और यूनिसेफ का कौन सा था, लेट्स फिक्स आवर फूड। तो याद रखना जो लेट्स फिक्स आवर फूड है वो किसके द्वारा चलाया गया है, तो वो चला रखा है आपका बेसिकली यूनिसेफ ने। और अगर पूछे आपका आज से थोड़ा कम, तो किसने चला रखा है, FSSAI ने, ठीक है। कुछ कुछ बातें एटलीस्ट याद रखना, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट, जैसे सऊदी अरबिया है, उसने 2030 तक का एक विजन बना रखा है कि उसे अपने यहाँ पर जो खाना है उसको क्या कर लेना है, इतना सही कर लेना है कि जो एनसीडीज हैं ये क्या ना हो, ना फैल पाए, ठीक है। याद रखना 74% जो डेथ हुई है भारत पूरी दुनिया में 2019 में, वो किससे हुई है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसके अंदर डायबिटीज आता है, ठीक है। इसलिए आपने सुना होगा कि जो आर्टिफिशियल शुगर होता है वो हमें नहीं खाना चाहिए। हम जो मेयोनीज खाते हैं, हम जो बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं ना, इन सब में आर्टिफिशियल शुगर मिला हुआ होता है, ठीक है। जो हमें खाने में इतना ज्यादा मीठा नहीं लगता है, लेकिन जब हमारे शरीर में हो जाता है तो उससे हमारा शुगर एकदम से स्पाइक कर जाता है, तो डायबिटीज होना, ठीक है, हार्ट अटैक होना, ठीक है, ये सब कैसे डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है। तो हमें उस सेक्टर पर भी ध्यान रखना चाहिए। और आज का जो जमाना है बेसिकली हेल्थ के ऊपर कंसंट्रेट होकर चल रहा है ना, हम देखा होगा बहुत सारे हेल्दी प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाता है, हालांकि लोग नहीं खाते, वो बात की बातें हैं, ठीक है, हम उसके अंदर नहीं जा रहे हैं। अब देखो यहाँ से 3 बातें निकल के आती हैं कि एक तरफ भारत में माल न्यूट्रिशन है, जिसके लिए PM पोषण स्कीम चल रही है, आपने पोषण किट स्कीम पढ़ी होंगी, है ना। आर्टिकल 42 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होंगी उनको क्या होना चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। एक तरफ दूसरा ओवर न्यूट्रिशन चल रहा है, उसके लिए लेट्स फिक्स आवर फूड, है ना, आज से थोड़ा कम, ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा मुझे बताना कि भारत की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कौन सी रैंक है, यानी कि हम भूखमरी में कौन से नंबर पर आते हैं, ठीक है। क्या वो 111 है या वो चेंज होकर 105 हो चुका है, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे, समझ गए। तो एक तरफ मैं खाने पीने में भूखमरी में इतना पीछे हूँ, दूसरी तरफ मेरे यहाँ पर ओबेसिटी भी है, और मैं दुनिया का कौन से नंबर का देश बन चुका हूँ, तो याद रखना 3रे नंबर पर आ चुका हूँ, चाइना, USA और देन इंडिया, जो कि मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात है, ठीक है। तो ये पैसेज ना केवल तुम्हारे एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसे पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर 2 बच्चे भी इससे सुधर गए तो उस आर्टिकल लिखने वाले का काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। इंडियाज डबल बर्डन ऑफ द मेल न्यूट्रिशन, ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन को एग्जिस्टिंग विद ओवर न्यूट्रिशन इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स लो रैंकिंग इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है। वही सब बातें लिखी हुई हैं जो अभी हमने पढ़ी हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट कौन सा, एनर्जी एंड एफिशिएंसी। समझना क्या कहता है एनर्जी एंड एफिशिएंसी, इंडिया मस्ट रिड्यूस इट्स पावर कंजप्शन बाय इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। देखो समझना,
बहुत अच्छा टॉपिक है ना, अगर इसको पढ़ा जाए इसको अच्छे से तो बहुत ही अच्छा टॉपिक निकल के आता है यहाँ से। देखो है क्या समझना, मैंने कहा कि हमें एनर्जी को सेव करना चाहिए, ठीक है, और एनर्जी को सेव करने के साथ साथ मेरे पास क्या होना चाहिए कि मैं एनर्जी को सेव कैसे कर सकता हूँ। देखो ऐसे समझो इसको ना थोड़ा सा, कि पहले के लोग जब घर बनाते थे ना, पहले के लोग, आजकल नहीं, तो क्या करते थे, घर को ऐसा बनाते थे कि दिन में उनको लाइट की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, है ना। आप कभी अपने दादा दादी का पुराना मकान देखना, उसमें दिन के समय लाइट की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अब जो मकान बन रहे हैं वो ऐसे बनाए जा रहे हैं कि दिन में भी तुम्हें लाइट चाहिए। मतलब आप एनर्जी का क्या कर रहे हो, ओवर कंजम्पशन कर रहे हो। उससे हो क्या रहा है, उस एनर्जी को बनाने के लिए ना, उस लाइट को बनाने के लिए, उस बिजली को बनाने के लिए तुम्हें वहां पर ज्यादा कोयला बर्न करना पड़ रहा है, और उससे ज्यादा कार्बन एमिशन हो रहा है। और जो ज्यादा कार्बन एमिशन हो रहा है तो ग्लोबल टेम्परेचर राइज कर रहा है, और जब ग्लोबल टेम्परेचर राइज कर रहा है तो उससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और जब ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो सी लेवल राइज हो रहा है, और जब सी लेवल राइज हो रहा है तो पूरी अर्थ एक दिन किस में चली जाएगी, पानी में चली जाएगी। यही तो आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमें कार्बन न्यूट्रल होना है। एक तरफ 2070 इज इंडियाज टारगेट ईयर एंड 2050 इज वर्ल्ड्स टारगेट ईयर फॉर द कार्बन न्यूट्रल, कि हमें कार्बन का न्यूट्रल मतलब कि प्रोडक्शन जीरो करना। बट कैसे, जब हम क्या होंगे, जब हम एनर्जी कंजम्पशन को ठीक करेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम ठीक नहीं हो सकते हैं। जैसे डेस्पाइट रोबस्ट ग्रोथ इन द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ओवर द पास्ट 2 decades with rapid additions of the renewable energy, याद रखना ये वही है सोलर एनर्जी। जैसे हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस किया था, ठीक है, 2015 में, जिसका हेडक्वार्टर हमने कहाँ बनवाया था, गुरुग्राम, है ना, हरियाणा, जहां पर हमने कहा था सन नेवर सेट्स, यानी सन कभी अस्त नहीं होता। तो दुनिया के किसी ना किसी हिस्से में सन उगेगा, और जब उगेगा तो हम बिजली बना लेंगे। इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया चाइना ने, याद रखना, चाइना सोलर एनर्जी से लाइट बनाकर, सोलर इलेक्ट्रिसिटी बनाकर उसको स्टोर करके इवन बेच रहा है। हमारे यहाँ पर हम इतना नहीं बना पा रहे हैं कि अपनी पूर्ति कर सके। आज भी हम किस पे डिपेंडेंट है, कोयले पर डिपेंडेंट है। बात समझ में आ रही है। तो उससे कैसे निपटा जाए, कैसे कार्बन न्यूट्रल हो जाए, कैसे उस टारगेट को अचीव किया जाए, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, बस वही सब इसमें डिस्कस किए गए, जो कि तुम्हारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे द स्कीम सक्सीडेड एज अनदर पब्लिक एनर्जी एफिशिएंसी मेजर वाज बेक्ड इनटू द इनिशिएटिव। याद रखना, एक स्कीम आई थी पीएम उजाला, ठीक है, ये आई थी 2015 में। और इस स्कीम में क्या किया गया था, देखो हर कोई आदमी एलईडी बल्ब अफोर्ड नहीं कर सकता है। आप लोगों को लग रहा होगा मैं बोल रहा हूँ कि यार एक एलईडी बल्ब 150-200 रुपए का तो आता है ना, जिसमें 6 या 9 वोट की एनर्जी लगती है और अच्छे से लाइट दे देता है। लेकिन आप कभी ग्राउंड लेवल पर उतर कर देखो, आपको पता चलेगा इतने ऐसे लोग हैं जिनको एनर्जी की नीड है लेकिन उनका पैसे नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, 10 रुपए का एक बल्ब आता है 100 वाट का, वो लगा लेते हैं। उससे एनर्जी ज्यादा कंज्यूम हो रही है, बिल पे करना नहीं पे करना वो बात की बातें हैं, ठीक है। लेकिन वो एनर्जी जहां प्रोड्यूस हो रही है वहां पर तो बर्डन जा रहा है ना। तो उससे निपटने के लिए 2015 में मोदी जी एक स्कीम लेकर आए थे, उजाला। उजाला मतलब लाइट, है ना, कि सबके घर में उजाला होना चाहिए। तो जो गरीब लोग थे ना, जो मेरी तरह गरीब लोग थे, उन सभी को क्या दिया गया, उन सभी को एलईडी बल्ब दिए गए कि अपनी अपनी झोपड़ी में, झुग्गी झोपड़ी में लगा लो। और उससे हुआ क्या, सरकार का थोड़ा बहुत पैसा तो खर्च हुआ, 10-15 हजार करोड़ की स्कीम थी, लेकिन उसका रिजल्ट तुम देखोगे पीएम उजाला स्कीम ने पिछले 10 सालों में, ये शायद हमने किसी हैंडआउट में पढ़ा था, उसके 10 साल पूरे हो गए हैं, ठीक है। उसने $10 बिलियन पैसा बचा के दिया है लगभग भारत को, और लगभग उससे 9500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी लगभग उससे हमने बचाई है। बात समझ में आ रही है। तो ये किसकी वजह से हुआ, उजाला स्कीम की वजह से। तो हमें ऐसी और स्कीम्स लाने की जरूरत है, बस वही सब इसमें डिस्कस किया गया है। समझ में आ रही है। 700 रुपए की एलईडी होती है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है क्योंकि गरीबी बहुत है भारत में। तो सरकार ने जो इनिशिएटिव किया, जैसे सरकार, आपने पढ़ा होगा पीएम सूर्य घर योजना, ठीक है, पीएम सूर्य घर योजना। इसमें सरकार आपके घर में क्या लगा रही है, सूर्योदय योजना भी कहते हैं इसे ना। इसमें सोलर पैनल लगाएगी, सब्सिडी मिलेगी आपको, ठीक है, और आप साल भर के लगभग 15,000 रुपए सेव कर सकते हैं। बताना मुझे कितनी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री बना सकते हो इसमें। ये 3-4 महीने पहले का सबसे हॉट टॉपिक था जब ये स्टार्ट किया गया था। समझ गए, देखते हैं कौन कौन बता पाता है। समझ गए, तो वही सब बातें इसमें जस्ट डिस्कस की हुई है, ठीक है। बढ़ जाते हैं थोड़ा सा आगे। याद रखना, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट कब आया था, 2001 में आया था, ठीक है। ये भी एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना।
और अगर बात की जाए भारत इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में कौन से नंबर पे है, तो पहले नंबर पे चाइना है, देन यूएसए और तीसरे पे इंडिया। लेकिन भारत की 70% इलेक्ट्रिसिटी कोयले से आती है, जो किसका एमिशन होता है, कार्बन का एमिशन होता है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ग्लोबल टेम्परेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं सबको अफोर्डेबल प्रोवाइड करा सकूँ। समझ गए, सिंपल सा याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट। As US pulls back, China is primed to expand its soft power। देखो चाइना की सॉफ्ट पावर बढ़ रही है। सॉफ्ट पावर का मतलब क्या है, वो तो अच्छा टॉपिक है, देखो समझना। दुनिया में दो ही देशों को कंपेयर किया जा रहा था, यूएसए और चाइना, ठीक है। यूएसए धीरे धीरे जो डॉलर है वो कमजोर होता जा रहा है और वो उसका जो डॉलर है उसकी वैल्यूएशन कम होती जा रही है। लेकिन चाइना जो है, इसका युआन जो है वो बेसिकली बढ़ता जा रहा है। लेकिन युआन बढ़ क्यों रहा है, डॉलर घट क्यों रहा है, तो देखो उसके दो पहलू हैं। चाइना जो है ना, वो डेब्ट ट्रैप्ड पॉलिसी अपनाता है कि वो लोगों को डेब्ट ट्रैप में फंसा लेता है। जैसे BRI बॉर्डर रोड इनिशिएटिव वो चला रहा है, ठीक है। दुनिया भर के जो गरीब देश हैं, है ना, आपके अफ्रीकन कंट्रीज हो चाहे आपके एशियन कंट्रीज हो, सबको लोन देता है। लोन नहीं, एक बार मैंने पढ़ाया था शायद, है ना, आपको याद होगा कि लोन दे देता है, फिर कहता है अच्छा लोन नहीं दे पा रहे, कोई बात नहीं, तो और पैसा ले लो, उस लोन का ब्याज दे दो। उसको ऐसा फंसाता है, फिर वहाँ पे एयरबेस, वहाँ पे पोर्ट, ये सब लीज पर ले लेता है 99 ईयर के लिए, 1000-2000 साल के लिए, और उसके बाद वो फंस जाते हैं। लेकिन वो धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहा है। लेकिन एक बात बताओ कि कोई गरीब देश है, मान लो, ठीक है, अफ्रीका की कोई कंट्री है, और वहाँ पे लोगों को खाना तक नहीं मिलता, वहाँ पे लोगों को कोई फैसिलिटी नहीं मिलती, वहाँ पे लोग नॉर्मल बुखार से मर जाते हैं। लेकिन वहाँ पे अगर WHO मेडिसिन पहुँचा रहा है तो क्या फर्क पड़ता है उन लोगों को, कोई तो दे रहा होगा ना फंडिंग। लेकिन जो WHO, समझना, यही से कहानी निकलती है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो अभी हमने पढ़ा था, इस WHO से आपने सुना होगा यूएसए ने विड्रॉ कर लिया ना, बहुत अच्छा टॉपिक है और लेंदी भी अगर पढ़ा जाए तो। यूएसए जैसे विड्रॉ करता है तो यूएसए ने फंडिंग बंद कर दिया इसमें। लगभग अप्रोक्सीमेटली 20% पैसा यूएसए डालता था इसमें, और दुनिया भर के जो गरीब से गरीब देश थे वहां पर मेडिसिन पहुंचती थी, चाहे पोलियो हो, चाहे टाइफाइड हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, है ना, वहां तक पहुंच जाती थी और उसमें फंडिंग का यूज होता था। पर जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं, और याद रखना डोनाल्ड ट्रंप कुछ ज्यादा ही पैसे बचा रहे हैं ना, कल परसों हार्वर्ड की न्यूज पढ़ी होगी उसने कि कोई बच्चा बाहर का नहीं पढ़ेगा, उसकी फंडिंग भी विड्रॉ कर ली, स्कॉलरशिप खत्म कर दिया, वो सब चल रहा है वहां पे ना, हम उसमें नहीं जाएंगे अभी। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यूएसए को क्या कर दिया, विड्रॉ कर लिया। जैसे विड्रॉ कर लिया तो इंपैक्ट किस पे पड़ा, गरीब देशों पे। लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके कंधों पर आ गई, चाइना और इंडिया, क्योंकि यही दो ग्रोइंग कंट्री हैं जो उसको मात दे सकती थी। अब चाइना हमसे ज्यादा बड़ी इकोनॉमी, आप जानते हो बहुत अच्छे तरीके से, तो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है। अब चाइना उसका अच्छा फायदा उठाने के चक्कर में कि जो देश चाइना से नफरत करते हैं, जो देश चाइना के बारे में ऐसी सोच रखते हैं जो मैंने अभी बताया था कि वो कर्जे में फंसा लेता है, उनकी सोच बदल रही है। अब वो सोच रहे हैं कि यार चाइना जब वहां पैसा दे रहा है, फंडिंग कर रहा है, और मेरे देश में मेरे लोगों की जान बच रही है, तो क्या दिक्कत है चाइना से रिलेशन बनाने में, चाइना से दोस्ती करने में क्या प्रॉब्लम है मुझे। तो लोगों ने रिलेशन बनाना शुरू कर दिए, दोस्ती करना शुरू कर दी, तो वहां से धीरे धीरे चाइना हर जगह पहुंचता जा रहा है। चाइना की सॉफ्ट पावर बढ़ती जा रही है। मतलब चाइना यानी कि ड्रैगन जाग रहा है। आपने बहुत बार सुना होगा, है ना, ड्रैगन इज अवेकनिंग, ऐसा कुछ न्यूज में आता रहता है, समझ गए, बस उसी की बात कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल समझना, बहुत अच्छा आर्टिकल है ना, अगर इसको पढ़ा जाए तो, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, दूसरा इसका 2 चैप्टर इसमें डिस्कस किए, पहला तो मैंने कर दिया, ठीक है। जैसे अभी ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी हुई, कल को बीमारी आ गई तो ये सब पैसा देंगे। दूसरा समझना, आपने पढ़ा होगा UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये UNFCCC बना था 1992 में, क्योंकि याद रखना 22 अप्रैल 1992 को सारे दुनिया के देश के लोग बैठते हैं और कहते हैं साइंटिस्ट कि यार हमें अर्थ को बचाना है कैसे भी करके ग्लोबल टेम्परेचर से। और इसी दिन को हम क्या बनाने लग गए, वर्ल्ड अर्थ डे भी बनाने लगे। क्या बनाते हैं, अर्थ डे भी बनाते हैं 22 अप्रैल को। और 1992 में उन्होंने UNFCCC बना दिया, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और इसका हेडक्वार्टर रखा गया कहां पर, तो याद रखना बोन। और बोन कहां पर है, तो याद रखना बोन है आपका जर्मनी में, इसका हेडक्वार्टर रखा गया। और सारी दुनिया के लोग बोले अब हम इकट्ठा होंगे और करेंगे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज।
है ना, तुम्हारी वाली पार्टी नहीं, बातें होंगी, डिस्कशन होंगे, टेम्परेचर कैसे कम किया जाए। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी शुरू होती है 1995 से, और जो पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है COP फर्स्ट, वो कहाँ पर होती है? बर्लिन में होती है। कहाँ पर होती है? बर्लिन में। और ऐसे करते 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 अभी चल रही है COP 29, और ये कहाँ पर चल रही है? आपने सुना होगा बाकू अजरबैजान में ये चल रही है। लेकिन बीच में एक होता है, याद रखना, 2015 में, यही लिखा है इसके नीचे, पेरिस एग्रीमेंट, जिसको हमें पढ़ना है। मीटिंग होती है COP पेरिस में, जिसे कहा गया पेरिस एग्रीमेंट। और पेरिस एग्रीमेंट में एक डिसीजन लिया गया UNFCCC में कि हमें क्या करना है, जो ग्लोबल टेम्परेचर है ना, उस ग्लोबल टेम्परेचर को कम रखना है, 1.5 डिग्री सेल्सियस से बिलो रखना है आने वाले 7-8 साल में। लेकिन जब 2023 आया तो उसका जो ग्लोबल टेम्परेचर था वो 1.46 हो गया, जो कि लगभग 1.5 हो गया। तो अब क्या होना शुरू हो गया? ग्लेशियर पिघलना शुरू हो गया। अब ग्लेशियर पिघलना शुरू हो गए तो बर्बादी हो जाएगी, डूब जाओगे सब कुछ। तो धीरे धीरे इस बार और टेम्परेचर बढ़ा, हॉटेस्ट ईयर रहा 2024 भी। तो हुआ क्या, इस पेरिस एग्रीमेंट में लगभग $100 बिलियन का फंड बनाया गया, जो पर ईयर सभी लोग मिलकर देंगे और टेम्परेचर के लिए काम करेंगे। इसमें भी 20-25% यूएस से देता था। जैसे ट्रंप साहब आए, उन्होंने यहां से विड्रॉल कर लिया। अब दोनों वहां पर भी इंपैक्ट आ गया। अब चाइना इंडिया कहाँ बेचारे पैसा लगाता फिरेंगे, जबकि सबसे ज्यादा मलाई किसने खा लिया? अमेरिका ने, क्योंकि पोल्यूशन कर दिया उसने, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, डेवलपमेंट हो चुका है, डेवलप्ड कंट्री है, जो करना था कर लिया, कार्बन एमिशन कर चुका है वो, तो उसने मलाई खा लिया, वो निकल गया वहां से। अब बर्बाद कौन हो गए? जो पीछे लाइन में लगे, भारत चाइना जैसे लोग देश लगे, समझ में आ गई, तो उसका इंपैक्ट भी आया। तो चाइना ने उसको भी झेला, बोला नहीं मैं हूं ना, मैं करूंगा हेल्प लोगों की। मैं दुनिया भर के देशों में, जैसे आपने पढ़ा होगा मिशन 300, ठीक है, अगर आप लोग पढ़ रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बताओ मिशन 300 क्या था, है ना, क्या पर्पज है उसका? मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक दोनों मिलकर कुछ कर रहे हैं, बताना क्या है मुझे डिटेल में, अगर आपने पढ़ा है मिशन 300। तो ये सब चल रहा है ना, हर जगह पर एनवायरमेंट को बचाने की बात हो रही है। लेकिन ट्रंप साहब ने यहां से विड्रॉ कर लिया तो कोई बात नहीं, चाइना है ना, चाइना बोला मैं हेल्प करूंगा, तो बर्डन फिर चाइना और भारत के कंधों पे आ गया, समझ गए। तो उसका पेरिस एग्रीमेंट को छोड़ के भागना, उसका UNFCCC को छोड़ना, या उसका आपके WHO से निकल जाना, ये कहीं ना कहीं हमारे दुनिया पे क्या कर सकते हैं? इंपैक्ट डाल सकते हैं, समझ गए। बस वही सब बातें इसमें डिस्कस की हुई हैं, ठीक है। द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो अनाउंस द US withdrawal from the Paris Agreement and said it will immediately cease or revoke any purported financial commitment made under the United States नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, समझ गए, वही सब बातें कर रहा है। लगभग ये 22% शेयर इसी से आता था, तो उसका थोड़ा सा नुकसान हमें झेलना पड़ेगा, ठीक है। वही सब इसमें डिस्कस किया गया है, ठीक है। द डेमोक्रेसी परसेप्शन इंडेक्स सर्वे, एक इंडेक्स आता है, याद रखना, डेमोक्रेसी परसेप्शन इंडेक्स। इसने बताया पब्लिश्ड बाय द अलायंस ऑफ द डेमोक्रेसीज फाउंडेशन रिवील्ड दैट मोस्ट कंट्रीज हैव ए मोर फेवरेबल व्यू ऑफ चाइना कंपेयर टू द US दिस ईयर। इस साल लोगों ने US से ज्यादा चाइना को क्या किया? पसंद किया, है ना, क्योंकि चाइना वहां हेल्प कर रहा है, समझ लो, अपनी सॉफ्ट पावर बढ़ा रहा है। ऑफ द 96 कंट्रीज सर्वेड दिस ईयर, रेस्पोंडेंट्स फ्रॉम 76 कंट्रीज हैड ए मोर पॉजिटिव व्यू ऑफ चाइना, whereas only 20 had a positive view of the US। यानी कि 76 कंट्रीज ने किसकी तरफ पॉजिटिव व्यू दिया? चाइना की तरफ। तो ये किसको बढ़ा रहा है? चाइना। As Chengdu, China's ambassador to Geneva, told reporters last month, we have to adapt ourselves to multilateral organizations without the Americans. Life goes on, समझ गए। तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी चाइना ले रहा है, बस और कुछ नहीं। लेकिन याद रखना, चाइना की सच्चाई के पीछे चाइना के छुपे हुए उस चेहरे को भी याद रखना है ना, जो अपने डिस्प्यूटेड जो बॉर्डर्स हैं उनके साथ जो व्यवहार करता है, जो उसका बिहेवियर है, वो भी हमें ध्यान रखना है, समझ गए। कौन कौन सी पॉलिसीज वो यूज करता है ना, BRI, ठीक है, डायमंड नेकलेस, वो क्या कर रहा है वो भी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। DRDO चीफ गेट्स सेकंड 1 ईयर एक्सटेंशन। याद रखना, जो DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, अच्छे से पढ़ लेना इसको, हालांकि हमने खूब पढ़ा भी है ना, हम एक क्लास भी होती है इस पे DRDO की अलग से ना, क्योंकि एक पैसेज हमेशा DRDO इसरो से आ जाता है, ठीक है। और इस बार तो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसमें बहुत सारे वेपन्स यूज हुए, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल हो गई, S-400 हो गया, हम S-400 का देसी वर्जन भी बना रहे हैं। तो DRDO वो टाइम से न्यूज में रहा है, तो DRDO ये सब बातें आपको
पता होनी चाहिए। तो DRDO है क्या? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, काफी बार हम पढ़ चुके हैं। कब बना था? 1 जनवरी 1958 में बना था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो बेसिक बात याद रखना, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसका जो पहला चेयरमैन था वो कौन था? तो याद रखना आपके दौलत सिंह, ठीक है, दौलत सिंह होते हैं इसके क्या पहले चेयरमैन। लेकिन अगर आपसे पूछे कि अभी कौन है, तो अभी कौन है, तो याद रखना समीर वी कामत, और उसका 1 साल का टेन्योर क्या हो चुका है? बढ़ चुका है, ठीक है, दौलत सिंह कोठारी करके, ठीक है, समझ गए? सिंपल सा वन लाइनर में याद रखना, ठीक है, टेन्योर 1 साल के लिए बढ़ चुका है। बाकी अपन पढ़ चुके हैं IGMDP क्या होता है, हमने पढ़ा पटना क्या होता है, पृथ्वी अग्नि त्रिशूल नाग आकाश, वो हम काफी बार पढ़ चुके हैं, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम रिकमेंड्स ट्रांसफर ऑफ 21 हाई कोर्ट जजेस। देखो समझना, हाई कोर्ट के 21 जजों का ट्रांसफर किया जा रहा है। करता कौन है, कैसे होता है, वही समझना। देखो होता क्या है, कॉलेजियम है ना, कॉलेजियम हमने कई बार पढ़ा है, ठीक है। कॉलेजियम होता क्या है? पहली बार कॉलेजियम का कॉन्सेप्ट कब आया था याद रखना, तो इसका कॉन्सेप्ट आया था सेकंड जजेस केस से, और आई थिंक फर्स्ट जजेस के, सेकंड जजेस के सी हम काफी बार पढ़ भी चुके हैं। देखो हुआ क्या कि जजेस की अपॉइंटमेंट, जजेस का ट्रांसफर कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है। लेकिन प्रेसिडेंट किसके ऊपर सलाह पर काम करता है? तो CGI की सलाह पे काम करता है। तो CGI जो जाने वाला होता है ना, जो रिटायर होने वाला होता है, वो कोई एक नाम रिकमेंड कर जाता है कि इसको मेरे बाद CGI बना देना, तो प्रेसिडेंट उसको बना देता है। तो पहले जजेस केस में याद रखना 1981 में फर्स्ट जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि भाई एक बात बताओ कि जज को तुम रिकमेंडेशन देकर जाते हो, क्या वो होनी चाहिए क्या? और क्या जज जो प्रेसिडेंट है वो उसको मानेगा, ऐसा होना चाहिए क्या? क्या प्रेसिडेंट कॉन्करेंस होना चाहिए क्या? कॉन्करेंस का मतलब उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाला होना चाहिए क्या? अगर CGI कह दे कि मैं ये चाहता हूं बने, क्या प्रेसिडेंट ये कह सकता है कि नहीं कोई और बनेगा? तो 1981 के फर्स्ट जजेस केस में कहा गया कि जो प्रेसिडेंट बना देगा उसी आदमी को CGI बना दिया जाएगा, वो उसकी रिकमेंडेशन माने या ना माने फर्क नहीं पड़ता, मतलब प्रेसिडेंट इज मोर पावरफुल, ठीक है। लेकिन याद रखना यहां पर आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 50 क्या कहता है? जुडिशरी मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, दोनों अलग होने चाहिए। पिछले महीने 2 महीने से यही पढ़ रहे हैं हम, डेली न्यूज में आता है जब से जस्टिस वर्मा के ऊपर केस हुआ है, आज भी उसकी न्यूज आ गया ना, इंडियन एक्सप्रेस से उठाई हमने, समझ गए? तो कहा गया जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अलग होना चाहिए, तो कहा गया यहां पर तो सेम हो जाएगा क्योंकि प्रेसिडेंट उसकी बात माने या ना माने, प्रेसिडेंट को तुमने सुपीरियर कर दिया। फिर होता है सेकंड जजेस केस, और जब सेकंड जजेस केस आता है 1993 में, उसमें कहा गया कि जो प्रेसिडेंट होगा ना वो सलाह पर काम करेगा, और वो जिसकी सलाह पर काम करेगा उसे कह दिया कॉलेजियम, यानी कि ग्रुप ऑफ द जजेस कॉलेजियम, और कह दिया एक होगा CGI और 2 होंगे सीनियर मोस्ट जज, ठीक है। और वो जो सीनियर मोस्ट जज होंगे उनकी रिकमेंडेशन पे काम करेगा। फिर आगे चल के होता है थर्ड जजेस केस, और थर्ड जजेस केस के बाद क्या होता है? तो उसके बाद 1998 में आता है कि नहीं एक CGI जो जाने वाला है प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस की रिकमेंडेशन पे काम करेगा। तो याद रखना कॉलेजियम का इंट्रोडक्शन सेकंड जजेस केस से आता है। पहले कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कॉलेजियम नहीं लिखा हुआ है, बस इतना लिखा है प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट, समझ गए? बट वो किसकी रिकमेंडेशन पे काम करेंगे? वो कॉलेजियम सिस्टम हमने बाद में बनाया, तो ये एक एक्स्ट्रा जुडिशियल कमेटी की तरह काम करता है, समझ गए? जो जुडिशरी ने खुद से डेवलप की है कि हमें ऐसे काम करना है, जबकि इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं लिखा है। तो कॉलेजियम इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, समझ गए? ये बाद में बनाई गई है, ठीक है, इतना जरूर ध्यान रखना। तो अभी उस कॉलेजियम का यूज करके आगे चल के इस कॉलेजियम को हटा के 2014 में क्या आ गया था? एनजेक आ गया था, फोर्थ जजेस केस, और आपको पता ही है कई बार हमने पढ़े हैं। इसको लाया गया था 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, और इसको 2015 में क्या कर दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल
अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि ये जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था, समझ गए। लेकिन अभी क्या हुआ, 21 जजों का ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है, कॉलेजियम के थ्रू। तो फिर से कॉलेजियम न्यूज में आ गया, लेकिन इस कॉलेजियम के ऊपर अभी खतरा मंडरा रहा है। वो खतरा क्या मंडरा रहा है, वो ये है कि उसको हटा के दोबारा से एनजेक ना आ जाए। क्यों ना आ जाए, क्योंकि जिस जज के घर में पैसे मिले थे ना, उसके ऊपर पार्लियामेंट में भी डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। और आपको पता है, अगर 100 मेंबर लोकसभा के और 50 मेंबर राज्यसभा के उससे एग्री कर जाते हैं तो उसके ऊपर इंपीचमेंट हो जाएगा, उसे निकाल दिया जाएगा। और जैसे निकलेगा तो मतलब जज करप्ट होते हैं, फिर दोबारा से एनजेक लाने की कोशिश की जाएगी। हम काफी बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट, ठीक है। सेकंड जज केस से आता है एनजेक, हमें पता है, ठीक है। उनके अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट की 124 के 2 में, हाई कोर्ट की आर्टिकल 217 में लिखी हुई, ठीक है। बेसिक सी बातें याद रखना। और याद रखना, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक है। सबसे पहली सुप्रीम कोर्ट बाय द फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया 1773 से 1774 में बनी थी, जो कि कोलकाता में बनी थी। उसका पहला जज कौन था, सीजीआई एलाइजा इम्पे। दूसरी फेडरल कोर्ट बनी थी 1937 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसका फॉर्मेशन हुई थी कहाँ पे, फाउंडेशन न्यू दिल्ली में। बट वो क्या थी, फेडरल कोर्ट थी, ठीक है। और अगर उन दोनों से तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो आप लंदन के अंदर प्रीवी काउंसिल में अपील कर सकते थे। बट इफ आप चले जाते हो किसी सुपीरियर के पास, तो सुपीरियर तो हुआ ही नहीं ना, तो हमने दोनों को काटा मारा। हमने खुद का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश किया 26 जनवरी 1950 को, और वो हमारा आज वाला जो सुप्रीम कोर्ट है वो है, जो कि दिल्ली में है, समझ गए। सिंपल सी बात है, याद रखना। टोटल हाई कोर्ट्स कितने हैं, तो हाई कोर्ट्स 25 हैं। इनिशियली 3 बने थे, तीनों प्रेसिडेंसी में, कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, बाय द एक्ट ऑफ 1861, जिसको हमने क्या कहा था, इंपीरियल एक्ट ऑफ इंडिया भी कहा था, ठीक है। ये कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट, आर्टिकल 371 का एफ। देखो अभी क्या हुआ कि जो माउंट कंचनजंगा है ना, जो आपके सिक्किम के सीएम है, उन्होंने कहा, प्रेम सिंह तमांग हैज अर्ज्ड द सेंटर टू इंश्योर दैट माउंट कंचनजंगा, द वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट पीक रिगार्डेड एज सैक्रेड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट, इज मेड आउट ऑफ बाउंड्स फॉर माउंटेनियर्स। इन ए लेटर टू होम मिनिस्टर अमित शाह, द चीफ मिनिस्टर सेड द रिसेंट ascent of the peak by a 5-member team from the National Institute of Mountaineering and Adventure Sports from the Nepal side on May 18 hurt Sikkim's indigenous communities, ठीक है। मतलब कि वहां पर लोग जाते हैं, ठीक है। इंडिया का हाईएस्ट पीक अगर पूछे, याद रखना, इंडियाज हाईएस्ट पीक तो कौन सी है, तो K2, जो कि कहां पर है, जो कि आपकी ट्रांस हिमालय का पार्ट है, याद रखना, ठीक है। हिमालय बेसिकली 4 पार्ट में बना है, आपको पता होना चाहिए, 1, 2, 3 और 4। सबसे पहले है ट्रांस हिमालय, देन आता है आपका ग्रेट हिमालय, देन आता है आपका मिड हिमालय, देन आता है आपका शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो याद रखना, यहां पर ट्रांस हिमालय में एक है K2, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है, 8611 मीटर, जो कि इंडियाज हाईएस्ट पीक है। बट क्योंकि हमारा ट्रांस हिमालय हमारे इंडियन में नहीं आता, लेकिन हम उसको हिमालय का पार्ट मान लेते हैं, तो इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो याद रखना, इस ग्रेट हिमालय का पहला माउंटेन आता है नेकेड माउंटेन। याद रखना, भारत में आपके हिमालय की शुरुआत नेकेड माउंटेन से होती है, जो जम्मू एंड कश्मीर में है, जिसे नंगा पर्वत भी कह देते हैं। और वो लास्ट में जाता है कौन सा, नामचा बरवा, जो कि कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। नामचा बरवा वो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। लेकिन यहीं पर याद रखना, सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट भी है, लेकिन माउंट एवरेस्ट जो है वो आपकी 8848 मीटर, ये कहाँ पे है, नेपाल में है। इसको क्वीन ऑफ हिमालय भी कह देते हैं। और यहीं पर याद रखना, सिक्किम के अंदर एक है कौन सा, जिसे हम कहते हैं माउंट कंचनजंगा, जो कि कितना है, 8586 मीटर। तो याद रखना, अगर पूछे इंडियाज हाईएस्ट पीक तो K2, कंप्लीटली इन इंडिया हाईएस्ट पीक कंचनजंगा, ठीक है। और वहां पर लोग टूरिस्ट घूमने जाते हैं, वहां पर गंदगी फैला देते हैं ना, वहां पर ड्रिंक वगैरह करते हैं, तो वहां के लोकल कम्युनिटीज को प्रॉब्लम होती है, तो उसके बारे में न्यूज बनी हुई है, समझ गए। और कुछ दिन बाद शायद मोदी जी भी वहां पे विजिट करने वाले हैं, तो ये भी आपने पढ़ा होगा, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, समझ गए। लेकिन याद रखना, जो सिक्किम का जो माउंट कंचनजंगा है, वहीं पर एक नेशनल पार्क भी है, जिसका नाम है कंचनजंगा नेशनल पार्क। और कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है बेसिकली वो यूनेस्को हेरिटेज साइट में 2016 में ऐड किया गया था। और यूनेस्को हेरिटेज साइट में आज के दिन भारत की 43 साइट्स हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए।
लास्ट कौन सी जुड़ी थी, तो बताना मुझे लास्ट कौन सी ऐड हुई थी, देखते हैं कौन कौन जानता है इसके बारे में, ठीक है। और दो हमारी सिटी भी है इस हेरिटेज साइट में, एक तो आपकी जयपुर और दूसरी अहमदाबाद, ठीक है। ये सिंपल बातें याद रखना, ठीक है। और जो आपका सिक्किम है, सिक्किम बेसिकली इंडिया का पार्ट नहीं था, ये वहां पे चोग्याल डायनेस्टी रूल करती थी, लेकिन वहां के 97% लोग चाहते थे कि वो डेमोक्रेसी में ऐड होना चाहते हैं, भारत में आना चाहते हैं। तो बेसिकली वो तिब्बत का पार्ट था, यानी कि चाइना का पार्ट था, क्योंकि चाइना तिब्बत को अपना मानता है, तो वहां से वो लोग अपने यहाँ पर आ गए। लेकिन आपने पढ़ा होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि कोई अपनी मर्जी से आ सकता है लेकिन जा नहीं सकता है। और आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, एंड इन इंडिया मतलब स्टेट एक्वायर्ड एरिया या यूटी होता है। लेकिन जब वो आया तो हमने क्या किया, याद रखना, 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 से हमने सिक्किम को कैसे ऐड कर दिया, तो सिक्किम वाज एडेड एज एसोसिएट स्टेट, उसको हमने एसोसिएट स्टेट बना लिया था, ठीक है। लेकिन एसोसिएट स्टेट का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, तो हमने बाय 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 में ही उसे एसोसिएट स्टेट से क्या बना दिया, स्टेट बना दिया, और उसको किस में जोड़ दिया, भारत में। और भारत का वो कौन सा, याद रखना, 22nd स्टेट बन जाता है, कौन से ईयर में, 1975 में, ठीक है। अपनी मर्जी से आ सकते हो लेकिन जा नहीं सकते हो, सिंपल सा याद रखना, ठीक है। चलते नेक्स्ट। अभी मोदी जी वहाँ पे विजिट पे जाने वाले हैं, तो वहाँ भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अगर पूछे इसको किस में ऐड किया गया, तो आर्टिकल 371 में। 370 जम्मू कश्मीर वो हट चुका है, 371 में स्पेशल स्टेट्स रखे गए थे, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात इनिशियली थे, 371 के में नागालैंड को जोड़ा गया, 371 के बी में फिर उसके बाद और बहुत सारे स्टेट जुड़ते लास्ट में 371 के जे तक पहुंच जाता है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार ये पूछ लेता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेना एक बार। हालांकि क्लासरूम में जब पॉलिटी की क्लासें होती है तो हम वहाँ पे लिखवा देते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। PTI ऑफर्स अफोर्डेबल वीडियोस टू यूट्यूबर्स। देखो अभी आपने देखा होगा एक बहुत अच्छी न्यूज चल रही है कि एक ANI है ना, आपने सुना होगा ANI के बारे में, एशियन न्यूज इंटरनेशनल। बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या करते हैं, उनके कंटेंट को उठा लेते हैं, उनकी वीडियोस ले लेते हैं और वीडियो बना देते हैं, तो वो लोग क्लेम कर लेते हैं और कॉपीराइट्स का इश्यू हो जाता है। आपने देखा होगा एक यूट्यूबर है, उसके ऊपर इन्होंने कॉपीराइट के वो लगा दिए थे, 40-50 लाख रुपए मान लिए, वरना बोले हम तुम्हारी वीडियो डिलीट करवा देंगे, चैनल डिलीट करवा देंगे। तो जब ये सब ऐसा कर रहे थे तो हमारे यहाँ पर एक याद रखना PTI है ना, वहीं से निकल के आई न्यूज, आपने देखा होगा बहुत न्यूज में, वहां से निकल गया है PTI, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया याद रखना 1947 में बना था। और याद रखना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस में भी आता है, प्रेस की फ्रीडम है वो कौन से आर्टिकल में है, तो याद रखना आर्टिकल 19 के 1 के A में आता है, किसके बारे में, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आपकी प्रेस इंक्लूड होती है। और याद रखना सिर्फ इस समय की सरकारें नहीं, जब ब्रिटिश टाइम चलता था, ब्रिटिश एरा होता था, उस समय भी सरकारें, गवर्नमेंट न्यूज़पेपर से सब बैन करते थे। आजकल सोशल मीडिया चल गया, मुझे कुछ कहना है मैं सोशल मीडिया बोल दूंगा, पहले लोग न्यूज़पेपर में लिखते थे, लोग पढ़ते थे और जो जिसका सपोर्ट करता था वो उसकी बहुत जिसकी बातें अच्छी लगती थी उसको सपोर्ट करता था। आजकल सोशल मीडिया आ गया, जिसको जो अच्छा लगता है उसको फॉलो कर लेता है। तो इनको रेगुलेट हमेशा से किया जा रहा है। जैसे आपने पढ़ा होगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है ना, 1877 में आता है आपका ना। उसके बाद 1878 में पहला सोम प्रकाश बैन हो जाता है, उससे आपने पढ़ा होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाला। उससे पहले आया था आपका 1823 में प्रेस रेगुलेटिंग एक्ट। तो वही सब अब होने लगा है, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या वो मेरी आज़ादी है, बिल्कुल आज़ादी है। तो अभी जब यूट्यूबर्स का वो मामला निकल के आया तो हमारे यहाँ पर एक बना हुआ है PTI, जिसे कहते हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो 1947 में बना था। और याद रखना एक नॉन प्रॉफिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा चलाया जाता है। इसकी फंडिंग सरकार नहीं करती है, कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, ये लोगों की जो सब्सक्राइबर फीस होती है उससे ही चलाया जा रहा है। 24/7 ये आपको हिंदी और इंग्लिश में न्यूज देता है। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में बना हुआ है। इसने कहा टेंशन मत लो, यूट्यूबर्स को मैं वीडियो दूंगा, मेरे चैनल से सस्ती और अफोर्डेबल वीडियो आप उठा लेना, आपको कोई भी कुछ भी क्लेम करने की जरूरत नहीं है, किसी से परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये छोटा सा न्यूज वहां से निकल के आ जाता है। डेज आफ्टर यूट्यूबर्स कंप्लेंट ऑफ हाई लाइसेंसिंग फीस एंड डिमांड्स फॉर डैमेजेस फ्रॉम द न्यूज वायर एजेंसी एशियन न्यूज इंटरनेशनल, द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ऑन ट्यूसडे ऑफर्ड टू प्रोवाइड वीडियो क्रिएटर्स अफोर्डेबल रेट्स फॉर यूजिंग इट्स फुटेज। समझ गए, तो PTI वहां से न्यूज में आ गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट।
फॉर्मर सीजीआई खैर एक्टर अनंत नाग, देखो इनको क्या मिले, पद्म अवार्ड्स। याद रखना 3 सबसे सुपीरियर अवार्ड्स होते हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछे कि कौन कौन से हैं, तो देखो सबसे पहले आता है भारत रत्न, ठीक है, आपने सुना होगा इसके बारे में, भारत रत्न, ठीक है। सबसे पहले किसको मिला था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, ठीक है, सी राजगोपालाचारी को एंड सीवी रमन को। सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में, ठीक है। सी राजगोपालाचारी भारत के पहले क्या थे, इंडिपेंडेंट इंडिया के गवर्नर बने थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हमने पढ़ा था हिस्ट्री में, वही राजगोपालाचारी फॉर्मूला लेकर गए थे किसके पास, मोहम्मद अली जिन्ना के पास, जिसको उसने रिजेक्ट कर दिया था। और कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके बर्थडे पर हम क्या बनाते हैं, 5 सितंबर को टीचर्स डे बनाते हैं। उन 3 लोगों को पहली बार दिया गया था। एवरेज 3 को दिया जाता है, कभी कभी इसको बढ़ाया घटाया भी जा सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि 3 को ही मिलेगा, समझ गए। तो एक होता है भारत रत्न, भारत रत्न इज द सुप्रीम या सुपीरियर क्या है तुम्हारा, सिविलियन अवार्ड है। दूसरा कौन सा आता है उसके बाद, तो याद रखना पद्म विभूषण, ठीक है, विभूषण। फिर आता है पद्म भूषण और फिर आता है पद्म श्री, ठीक है। जब इनिशियली आए थे 1954 में, याद रखना 1954 में रिलीज किए गए थे, तो उस समय इसका नाम होता था पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग। अब इस पहले वर्ग को कह देते हैं पद्म विभूषण, याद रखना विभूषण बड़ा पहले, भूषण फिर श्री, है ना, ऐसे याद कर लेना। दूसरा वर्ग को पद्म भूषण कह दिया और तीसरे वर्ग को क्या कह दिया, पद्म श्री कह दिया। तो अभी ये हर साल दिए जाते हैं। कौन देता है, तो याद रखना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देता है। किसकी रिकमेंडेशन पे, तो प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल बनी होती है उसकी रिकमेंडेशन पे देता है, ठीक है। तो ये भी 2-4 बातें याद रखना। इस बार भी कुछ लोगों को मिला हुआ है, तो ये भी ध्यान रखना। और मैक्सिमम कितने दिए जा सकते हैं, तो मैक्सिमम याद रखना 120 दिए जा सकते हैं तीनों मिलाकर। कभी कभी वो ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एवरेज 120 के आसपास ही देने की कोशिश की जाती है। लेकिन मैं जानता हूं आप 120 नाम तो याद कर भी नहीं सकते, और आप करना चाहो तो भी नहीं कर सकते, भूल जाओगे। तो रट्टे नहीं मारने हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक है। कोई बहुत अच्छा इंसान है, किसी की डेथ हो गई है ना, या जिसने बहुत ही अच्छा यूनिक काम किया है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं, अदरवाइज सबके बारे में हम रट्टे नहीं मारते हैं, ठीक है। जो भारत रत्न है वो 5 या 6 लोगों को मिलता है, 3, 4, 5 लोगों को, वो हम पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। वो तो कम संख्या है, लेकिन पद्म भूषण, पद्म श्री, पद्म विभूषण बहुत लंबी संख्या हो जाती है, तो हमें रट्टे नहीं मारने, ठीक है, समझ गए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। और याद रखना गवर्नमेंट के सर्वेंट्स इंक्लूडिंग दोज वर्किंग विद पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर जो आपके अंडरटेकिंग से, एक्सेप्ट डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट आर नॉट एलिजिबल फॉर दीज अवार्ड्स, उनको ये अवार्ड नहीं दिए जाते हैं। और एक बात और याद रखना, आपने पढ़ा होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल आता है राइट टू इक्वालिटी, है ना, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18। जैसे 14 में लिखा है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, है ना, रिगार्डलेस ऑफ द 5 कंडीशंस की जेंडर, कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, रेशिज्म, इनके बिहाफ पर कभी भी इक्वालिटी को नहीं रोका जाएगा, यानी सभी के लिए सभी इक्वालिटी होगी, कानून के सामने सब बराबर है इन 5 चीजों के बिहाफ पर। फिर आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 15 इक्वालिटी इन द सोसाइटी, कि पॉन्ड्स, तालाब, होटल, रेस्टोरेंट सबके लिए खुले होंगे, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, वो 5 चीजें नहीं देखी जाएंगी। फिर आपने पढ़ा होगा इक्वालिटी इन जॉब्स अपॉर्चुनिटी, 16 में कहता है आर्टिकल 16 में कि किसी के साथ भी इन 5 चीजों के बिहाफ पर कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसमें, जॉब्स के अपॉर्चुनिटी के अंदर। फिर 17 अनटचेबिलिटी की, अनटचेबिलिटी को बैन किया जाएगा। उसी के अंदर आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 17 के अंदर, अनटचेबिलिटी के अंदर SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट पास किया गया था, ठीक है, वो सब उसी की बात करता है। लेकिन आर्टिकल 18 कहता है एंड ऑफ द टाइटल्स, मेरा ये आज का इसमें है एंड ऑफ द टाइटल्स, कोई भी अपने नाम के अंदर टाइटल नहीं लगाएगा। जैसे फॉरेन में आपने देखा होगा कोई सर लगा लेता है, कोई लॉर्ड लगा लेता है, भारत में तुम जमींदार, जागीरदार, नंबरदार, सरपंच ये नहीं लगा सकते हो, है ना। वो बात की बात है कि तुमने इंस्टाग्राम पे इट्स राहुल और ऐसा कुछ भी नाम बना रखा है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप ऑफिशियली कोई भी ऐसा नाम यूज नहीं कर सकते हैं, ताकि क्या रहे, समाज में, सोसाइटी में इक्वालिटी बनी रहे। लेकिन याद रखना एक्सेप्ट, किसके एक्सेप्ट आप ये यूज कर सकते हो, तो याद रखना अगर आप एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हो, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वो सब लगा सकते हैं, या फिर आप कौन हो, मिलिट्री बैकग्राउंड से जुड़े हुए, यानी कि कर्नल, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा कर्नल सोफिया कुरैशी, है ना, ऐसे। आप अगर आर्मी से हो, आर्मी के अंदर हो, तो आप अपनी रैंक पे हो तो यूज कर सकते हो। आप अगर एजुकेशन फील्ड से हो तो आप डॉक्टर, इंजीनियर जो भी लगा सकते हो, अदरवाइज आप टाइटल्स का यूज नहीं करोगे। आप कभी सर सचिन तेंदुलकर नहीं कह सकते, बट आप भारत रत्न सचिन तेंदुलकर लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो अवार्ड्स दिए जाते
आते हैं ये उसमें एक्सक्लूड होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अदरवाइज उन 2 कंडीशन और इनके अलावा आप यूज नहीं कर सकते हो टाइटल्स का। जैसे कोई कह दे कि राजा धीराज, महाराजा धीराज, जयपुर नरेश, बीकानेर नरेश, ऐसे यूज नहीं कर सकते हो, समझ गए। ऑफिशियली कह रहा हूं मैं, ठीक है। वैसे तो आप चाहो जो नाम रख लो इंस्टाग्राम पे, ठीक है। चलते नेक्स्ट। All nominations received for Padma Awards are placed before the Padma Awardee Committee, ठीक है। उसके बाद उसको कैबिनेट के सेक्रेटरी के पास भेजा जाता है, फिर प्राइम मिनिस्टर उसको देखता है, फिर वही मार्च अप्रैल के महीने में हर साल रखी जाती है प्रेसिडेंट के पास, फिर प्रेसिडेंट उसको सर्टिफाई करते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये अवार्ड दे दिए जाते हैं। द टोटल नंबर ऑफ द अवार्ड्स टू बी गिवन इन अ ईयर एक्सक्लूडिंग, ठीक है, डेथ के बाद नहीं देते, याद रखना, शुड नॉट बी मोर देन 120। The awards does not amount to a title and cannot be used as a suffix or prefix to the awardee's name, ठीक है, समझ गए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, हालांकि वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सेंटर रिस्टोर्स RODTEP स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स, ठीक है। क्या है RODTEP, समझना। मान लो ऐसे मान लो कि मैंने कोई फैक्ट्री डाली और मैंने उस फैक्ट्री के अंदर, मान लो फॉर एग्जांपल डिजिटल पैनल बनाने की फैक्ट्री डाल दी, और मैं 100 यूनिट बनाता हूं महीने की, और मैं इन 100 यूनिट को बेचता हूं विदेश में, अमेरिका में। अब जब मैं इसको बेच रहा हूं तो पैसा ला रहा हूं भारत में, डॉलर की फॉर्म में पैसा आ रहा है, देश की इकोनॉमी बूस्ट कर रहा हूं मैं। लेकिन मैं ये सब कर रहा हूं, लेकिन सरकार मुझे इस पर टैक्स ले लेती है। तो सरकार को सोचना चाहिए ना यार, मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मैं कुछ बना रहा हूँ, कुछ प्रोडक्ट बना रहा हूँ, दुनिया में नाम हो रहा है कि मेड बाय इंडिया और ऐसा कुछ, तो सरकार को मुझे थोड़ा सा एग्जेम्पशन देना चाहिए, थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए। तो सरकार ने 2021 में एक स्कीम रिलीज की, याद रखना, जिसका नाम था RODTEP। और इस RODTEP के अंदर क्या था, सिंपल सा, तो याद रखना, रेमिशंस ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, क्या नाम है इसका, रेमिशंस ऑफ द ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन द एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, जो कि 2021 में स्टार्ट होती है। इसका काम था फॉर एनी एम्बेडेड ड्यूटीज, टैक्स और लेवाइज दैट आर नॉट अदरवाइज रिएम्बर्स्ड अंडर एनी अदर एग्जिस्टिंग स्कीम। आपके जितने भी पैसे लग रहे हैं ना, वो किसी ना किसी फॉर्म में टैक्स रिफंड के फॉर्म में तुम्हें वापस दे दिए जाएंगे, एक बार जो कट चुके हैं, ताकि तुम मोटिवेटेड रहो, तुम काम करने के लिए एक्टिवेटेड रहो कि हाँ मुझे कुछ प्रोडक्शन करना है। वरना टैक्स पे टैक्स सरकार ली जाएगी तो लोग क्या कर देंगे, काम करना बंद कर देंगे, समझ गए। सिर्फ प्रोडक्शन इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, और किसी की बात नहीं कर रहा, ठीक है। उसके लिए कौन सी स्कीम थी, तो याद रखना RODTEP, इसको दोबारा से लाया जा रहा है, बस इतनी सी न्यूज़ है, ठीक है। चलते नेक्स्ट, ताकि लोग एक्सपोर्ट पे ध्यान दें, ठीक है। जैसे WTO की कंप्लेंट ये देखिएगा, ठीक है, उसके कंप्लाइंट रहेगा। टेक्नोलॉजिकली एडवांस, मल्टी सेक्टरल, ऑटोमेटिक टैक्स असेसमेंट, रिफंड ऑफ द एम्बेडेड ड्यूटीज एंड द टैक्सेस, उसका तुम्हें रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। कैश एट रेजिडेंस, गवर्नमेंट लाइकली टू ब्रिंग मोशन टू इम्पीच जस्टिस वर्मा। देखो जस्टिस वर्मा काफी न्यूज में है, इसी के चक्कर में एनजेक को लाया जा सकता है, हम काफी बार पढ़े हैं। तो इसके ऊपर इम्पीचमेंट होगा, और सिंपल याद रखना, 2 कंडीशंस के ऊपर जजों को हटाया जाता है। पहला, वो मिसबिहेव करें किसी के साथ, ठीक है। दूसरा, वो अपना काम करने में क्या हो, इनकैपेबल हो। अगर ये 2 कंडीशंस रखी जाती है, कहाँ पे, याद रखना, लोकसभा के 100 मेंबर, राज्यसभा के 50 मेंबर, अगर ये इससे एग्री हो जाते हैं तो उसके बाद एक कमेटी बनती है, काउंसिल बनती है, और उसको हटा दिया जाता है, ठीक है। और उसको पोस्ट छोड़नी पड़ जाएगी। आज तक किसी को हटाया नहीं गया है। जस्टिस वर्मा पहले बन सकते हैं अगर वो रिमूव कर दिए जाते हैं तो, ठीक है। इतनी सी बात ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की प्रोसेस सेम है। रिमूवल ऑफ द जजेस की, उसका आर्टिकल 124 का 4 है, और इसका आर्टिकल 217 में लिखा हुआ है, समझ गए। और उसके बाद कोलेजियम, जो हमने दूसरी या तीसरी न्यूज में डिस्कस किया था, उसको ऊपर भी खतरा आ सकता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, हमने पढ़ लिया था ये। कश्मीर रिसर्चर्स प्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट जीन एडिटेड शिप, याद रखना, ये इंडियन एक्सप्रेस में आपने पढ़ा होगा कि जो कश्मीर की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम क्या है, तो सिंपल याद रखना, शेर ए कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उन्होंने क्या किया है, एक सीप बनाई है, एक भेड़ बनाई है बेसिकली, जो जीन एडिटिंग से बनाई गई। और ये भारत की टेक्नोलॉजी है, बाहर से कुछ यूज नहीं किया है। ज्यादा मास है उसमें, ज्यादा उससे आप ऊन वगैरह का प्रोडक्शन
प्रोडक्शन कर सकते हो, ज़्यादा जो खाने की पूर्ति है उसको भी पूरा किया जा सकता है। तो बेसिकली ये क्या है, गेम चेंजर अपने आप में ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिफिक अचीवमेंट है, ठीक है, जो खाने की पूर्ति के साथ साथ और प्रोडक्ट्स की भी पूर्ति कर सकती है। तो रिसर्चर्स एट ए कश्मीर बेस्ड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैव प्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट जीन एडिटेड शीप मार्किंग ए हिस्टोरिक माइलस्टोन इन द फील्ड ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। तो सिंपल वन लाइनर में आपसे पूछा जा सकता है, दिस इज नॉट जस्ट द बर्थ ऑफ ए लैम बट द बर्थ ऑफ ए न्यू एरा इन लाइवस्टॉक जेनेटिक्स इन इंडिया। और याद रखना, लाइवस्टॉक्स को प्रमोट करने का आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 48। इसी में लिखा है स्टेट विल प्रमोट एग्रीकल्चर, और स्टेट ही किसको प्रमोट करेगा, एनिमल हस्बेंड्री। और एनिमल हस्बेंड्री का मतलब पशुपालन, तो ये उसको प्रमोट करेगी, आर्टिकल 48 में आता है, डीपीएसपी का पार्ट है, ठीक है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Vice Chancellor of the SKUST Kashmir, with gene editing, we have the ability to bring precise beneficial changes without introducing foreign DNA। ये सब उसी में लिखा हुआ है, ठीक है, तो घबराना नहीं है, न्यूज में पढ़ लेना एक बार, ठीक है। The gene editing was performed using CRISPR CS9 technology and adhere to international biosafety protocols। Importantly, the edited sheep contains no foreign DNA, ठीक है, समझ गए। तो वही सिंपल सा याद रखना, कौन सा स्टेट बन गया पहला, आपका जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, वन लाइनर में याद रखना। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं एनी टाइम। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।